नमस्कार। आज की बात में सबसे पहली बात राहुल गांधी की। कल लोकसभा चुनाव का शेड्यूल का ऐलान हुआ और आज राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर दिया। पुलवामा हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तानी दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का नाम राहुल गांधी ने बड़ी इज्जत के साथ लिया। मसूद अजहर के नाम के बाद राहुल गांधी ने जी लगाया, मसूद अजहर जी कहा। राहुल गांधी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। प्रोग्राम का नाम था मेरा बूथ मेरा गौरव। इस प्रोग्राम में राहुल गांधी ने पुलवामा अटैक को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल पर निशाना लगाया। यहां तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन पुलवामा हमले का जिक्र करते वक्त राहुल गांधी ने दहशतगर्द मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कहा। राहुल गांधी को जो कहना था वो कहकर चले गए। हालांकि उनकी गलती का एहसास वहां बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं हो गया था, लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका था। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को तुरंत मुद्दा बना दिया। राहुल के इस भाषण के वीडियो को ट्विटर पर डाल दिया और कुछ ही मिनटों में राहुल गांधी का यह वीडियो चर्चा में आ गया, वायरल हो गया। मैं आपको बीजेपी के नेताओं की बात सुनाऊंगा, लेकिन पहले देखिए हमारे 40 जाबाज जवानों के हत्यारे मसूद अजहर को राहुल गांधी ने कैसे मान दिया। आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर 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 आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर 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 अब राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी के नाम के आगे जी लगाते, अजीत डोभाल के नाम के आगे भी जी लगाते, तो कहा जा सकता था राहुल गांधी ने सबके नाम के आगे जी लगाया, इसलिए मसूद अजहर के नाम के आगे भी गलती से जी लग गया। राहुल गांधी ने अजीत डोभाल को अजीत डोभाल कहा, लेकिन मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कहा। राहुल गांधी की बात को मैंने गौर से सुना। मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कहने से पहले राहुल गांधी ने इसी भाषण में नरेंद्र मोदी का नाम लिया था, लेकिन उनके नाम के आगे जी नहीं लगाया। अजीत डोभाल का नाम कई बार लिया, लेकिन उनके नाम के आगे एक बार भी जी नहीं लगाया। जैसे ही राहुल गांधी ने मसूद अजहर के लिए इज्जत दिखाई, वैसे ही बीजेपी ने इसे इशू बना दिया। राहुल गांधी के वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के नेता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गुंडा कहते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष एक आतंकवादी के नाम के आगे जी लगा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल ने मसूद अजहर को सम्मान देकर शहीदों के परिवार वालों के जख्मों पर नमक छिड़का है, उन्हें इसका जवाब जरूर मिलेगा। राष्ट्र स्तब्ध है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सम्मान के साथ मसूद अजहर जैसे एक नामी टेररिस्ट को संबोधित किया। शहीदों के परिवार, आज वो लोग जिनके परिजन आतंकी हमले में मारे गए, पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से, इतना सम्मान क्यों एक आतंकवादी के लिए? क्यों राहुल गांधी देश के आर्मी चीफ को गुंडा कहते हैं, लेकिन दिल की गहराई से एक आतंकवादी का सम्मान करते हैं? अब राहुल ने गलती तो कर दी, लेकिन कांग्रेस के नेता इससे मना भी नहीं कर सकते। क्या करें? राहुल का बचाव कैसे करें? इलेक्शन का वक्त है। शकील अहमद ने कहा कि राहुल ने मसूद अजहर के नाम के बाद जी लगाया, यह कोई गलत बात नहीं है। हर किसी को सम्मान देना यह तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। अगर जी बोला है तो ये भाषा की शालीनता होती है, मगर मसूद अजहर को किसने पहुंचाया पाकिस्तान, भारत की जेल से छोड़ा के किसने उनको हवाई जहाज पे बैठाल के पहुंचा दिया पाकिस्तान? भारतीय जनता पार्टी को राहुल जी के इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। मसूद अजहर को जी कहने को इन्होंने शालीनता बता दिया भाषा की। गुलाम नबी आज़ाद ने भी राहुल गांधी का बचाव किया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मसूद का नाम कैसे भी लिया गया, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मसूद अजहर को कांग्रेस की सरकार के दौरान गिरफ्तार किया गया था और बीजेपी की सरकार ने उसे रिहा किया। देखो, ये जरूरी नहीं है किस नाम से बुलाओ,
सबसे ज़रूरी है कि अज़हर मसूद जो है वो हिंदुस्तान के लिए और कश्मीर के लिए विशेष रूप से पूरे देश के लिए भी, और देश के अंदर जो हमारा प्रदेश है जम्मू कश्मीर, आतंक के द्वारा एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी। जितनी बड़ी बड़ी गतिविधियां आतंकवाद की हुई है पिछले कई सालों से, बल्कि दशकों से, कश्मीर के अंदर और कश्मीर के बाहर हमारे देश में, उसमें अज़हर मसूद का बहुत हाथ रहा। कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी का बचाव किया तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता बार बार जानबूझकर इस तरह का बयान देकर देश को शर्मसार करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, उम्मीद तो ये थी कि गलती का एहसास होने पर राहुल गांधी माफी मांगेंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल को डिफेंड कर रहे हैं कि आज राहुल गांधी ने अपने भाषण में मसूद अजहर जी कहा है। किसको? जो एक दुनिया का बड़ा आतंकवादी है। किसको? जिसने सैकड़ों हिंदुस्तानियों की आतंकवाद में हत्या करवाई है। किसको? जिसने कई हमारे सेना के जवानों को बलिदान करवाया है। ऐसे आतंकवादी को, ऐसे हत्यारे को उन्होंने आज मसूद अजहर जी कहा है। हमें लगता था कि राहुल गांधी अपनी गलती का एहसास कर माफी मांगेंगे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो दरबारी हैं उन्होंने इसको जस्टिफाई किया है। तो दरबार संस्कृति में सिर्फ राग दरबारी ही बचता है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? दिग्विजय सिंह ने पहले क्या कहा था? ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी, हाफिज सईद, मुंबई के आतंकवादी हमले को हाफिज सईद साहब। और फिर याद करिए, ये कांग्रेस के वही नेता हैं जो उरी के सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। राहुल के बचाव में उतरे कांग्रेस नेताओं को जवाब दिया जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने। केसी त्यागी ने कहा कि जिसने हमारे जवानों पर घात लगाकर हमला किया, हमारे 40 जवानों को शहीद किया हो, ऐसे दुश्मन को सम्मान देना मुल्क को शर्मसार करने जैसा है। हम राहुल गांधी जी के वक्तव्य को अच्छा नहीं मानते हैं। इतना आदर पूर्वक तरीके से उस आतंकी के को संबोधित करना, वो हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। वो शत्रु पक्ष की तरफ से हैं और उन्होंने पुलवामा की हत्याकांड के लिए जैश ने खुद कबूल किया है कि हाँ, हमारे लड़ाकों ने ये काम किया है। ऐसे संगठन के सरगना को आदरपूर्वक संबोधन नहीं करना चाहिए। आज की बात की टीम इस मामले की गहराई में गई, थोड़ी रिसर्च की, तो पता चला ये पहला मौका नहीं जब कांग्रेस के नेताओं ने भारत में टेरर अटैक करने वाले आतंकियों के मास्टरमाइंड के सामने सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। हाफिज सईद ने 26/11 के मुंबई हमले की साजिश रची थी, 250 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान ली थी। लेकिन 17 दिसंबर 2012 को उस वक्त के होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए हाफिज सईद का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया। तब सुशील शिंदे ने कहा था, श्री हाफिज सईद। जरा सुनिए। They have given us papers pertaining to the detention of Sri Hafiz Saeed. It is clear that the detention of Sri Hafiz Saeed in the aforesaid cases were for other reasons and not for his role as conspirator in 26/11 Mumbai terror attacks. हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहते रहे। यही सुनिए जरा। हाफिज सईद साहब, हाफिज सईद साहब, हाफिज सईद साहब, जहाँ तक सवाल उनका है, वो तो साफ है कि उनके आतंकवादी गतिविधियों में वे शामिल हैं। ये बात काफी पुरानी है, लेकिन आज भी लोगों को याद है। लेकिन दिग्विजय सिंह अपनी बात से पीछे नहीं हटते। उन्होंने थोड़े दिन पहले पुलवामा हमले को दुर्घटना बता दिया।
उनके पहले के बयान मैंने आपको सुनवाए। 2 दिन पहले तक बीजेपी के नेता इल्जाम लगा रहे थे कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के इशारे पर ही इस तरह के बयान देते हैं। आज राहुल गांधी ने खुद भी मसूद अजहर के नाम के आगे जी लगाकर वही काम कर दिया जो दिग्विजय सिंह कई साल से कर रहे हैं, जो काम सुशील कुमार शिंदे ने पार्लियामेंट में किया था। इसलिए अब बीजेपी राहुल गांधी पर सीधा हमला करेगी, और चूंकि यह मामला देश के जवानों की शहादत से जुड़ा है, देश के दुश्मन को सम्मान देने का सवाल है, इसलिए कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है। असल में दिक्कत यह कि राहुल गांधी जब अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं तो राजनीतिक हमले करते करते भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं। इसलिए यह तर्क नहीं चलेगा कि उन्होंने अजहर मसूद के लिए शालीनता का, भाषा का ध्यान रखा, क्योंकि ऐसी भाषा का ध्यान वो अपने देश के नेताओं के बारे में नहीं रखते। आज उन्होंने नरेंद्र मोदी पर जो तीखे हमले किए वो सुनने वाले हैं। भाषा का स्तर कितना नीचे गिर गया। आज राहुल ने फिर चौकीदार चोर है के नारे लगवाए। पहले नारा चलता था, आपको याद होगा, मोदी जी स्टेज पे होते थे, उनके वहां पे 10-15 लोग खड़े होते थे, कहते थे अच्छे दिन, वो जनता कहती थी आएंगे। याद है आपको? मोदी 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 मोदी, अच्छे दिन आएंगे। 5 साल 4.5 साल हुए, कांग्रेस मुक्त भारत, मैं कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा। आज किसी भी चौकीदार, किसी से भी आप पूछ लो, मीटिंग के बाद आप जाना, दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए, बस ये शब्द कहना चौकीदार, उसको आप आस्ते से कहो चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। यह है कांग्रेस पार्टी का कमाल। आज पूरे देश में, हर प्रदेश में, अलग अलग भाषाओं में भैया, मलयालम में, तमिल में, जैसे आप बोलोगे चौकीदार, वो बोलोगे चोर है। और इसके बाद राहुल ने मोदी का मजाक उड़ाने के लिए एक्टिंग भी की। बोले जो मोदी पहले खुद को 56 इंच की छाती वाला बताते थे, अब हाल ही हो गया कि पार्लियामेंट में बोलते वक्त मोदी आंख मिलाकर बात भी नहीं कर पाते। पहले भाषण देते थे, यूं भाषण देते थे, यूं 56 इंच की छाती है, पार्लियामेंट हाउस में यूं भाषण दे रहे थे। यूं। किसका कमाल? कांग्रेस पार्टी का कमाल। आंख में आंख नहीं मिला पाए प्रधानमंत्री। 1.5 घंटा आप वीडियो को देखो, पार्लियामेंट हाउस लोकसभा टीवी के वीडियो को देखो, 1.5 घंटा प्रधानमंत्री आंख में आंख नहीं मिला पाए। कभी यहां देखे, कभी वहां देखे, कभी यहां देखे। कांग्रेस पार्टी का कमाल। राहुल गांधी सरकार पर हमले करें, प्रधानमंत्री के कामों की आलोचना करें, उनकी नीतियों की आलोचना करें, ये उनका अधिकार है। एक विरोधी दल के नेता होने के नाते उन्हें यह करना भी चाहिए। चुनावी माहौल में राहुल नरेंद्र मोदी के लिए तीखी भाषा का इस्तेमाल करें, यह भी चलेगा, लेकिन अगर राहुल गांधी हमारे जवानों पर हमला करने वाले दहशतगर्द को सम्मान देंगे, मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को मसूद अजहर जी कहेंगे, तो यह नहीं चलेगा और देश के लोग शायद इसे बर्दाश्त ना करें। राहुल गांधी ने तो मसूद अजहर के प्रति सम्मान दिखाया, लेकिन विपक्ष के एक दूसरे नेता फारूक अब्दुल्ला ने तो पुलवामा अटैक के बाद हमारी एयरफोर्स के शौर्य पर ही सवाल उठा दिए। फारूक अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि मोदी सरकार ने चुनावी फायदे के लिए बालाकोट में एयर स्ट्राइक की और इसकी कामयाबी को लेकर झूठे दावे किए जा रहे हैं। सिर्फ इलेक्शन के लिए था, टोटल इलेक्शन के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी उसी के लिए थी। कोई मरा ही नहीं वहां पे, सवाल ही नहीं, बल्कि हमारा ही जहाज गिर गया। हमारे पता नहीं कितने करोड़ों के उस जहाज का नुकसान हो गया। शुक्र कीजिए पायलट बच गया और इज्जत से वापस आ गया। फारूक अब्दुल्ला भाई वही बात कह रहे हैं जो पाकिस्तान के वजीर आजम ने कही या फिर पाकिस्तानी फौज के स्पोक्स पर्सन ने कही। फारूक ने यह तो सुना कि हमारा जहाज गिर गया, लेकिन यह नहीं बताया कि पाकिस्तान का एक F-16 भी हमारे जहाज ने मार गिराया था।
फारूक ने यह भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले भी हुई थी, लेकिन इससे पहले किसी सरकार ने इस तरह के एक्शन को पब्लिक नहीं किया, सेना के शौर्य को सियासी मुद्दा नहीं बनाया। सर्जिकल स्ट्राइक्स होती रही हैं। यह नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई हैं। ये कोई नई बात नहीं है, मगर ये उछाल रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स उछालने की जरूरत नहीं है। ये फौजी कार्रवाई होती रहती है बॉर्डर्स पे, उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। ये कोई नई बात नहीं है। ये कहते हैं हमने 300 लोग मार दिए। कौन से 300 लोग मार दिए? क्या दुनिया में उसका शोर नहीं होता? पाकिस्तान की कोर्ट में तो दावा किया गया है दरख्तों के लिए जो इन्हें गिराए हैं। इन्हें इंसान नहीं गिराए, इन्हें दरख्त गिराए हैं। और अब की बार इस चुनाव को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? कि उनका 400 सीटें आएंगी, गलतफहमी में है। वो अगर ये दिखाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को मार सकते हैं, वो लोगों ने देख लिया, अपना ही जहाज खो बैठे और अपने ही लोग मारे गए, हमारे सिपाही मारे गए, जबकि इनको मालूम था कि कुछ होने वाला है। तब क्यों नहीं कार्रवाई की? फारूक अब्दुल्ला को रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया। रविशंकर ने कहा कि फारूक और कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की सेना पर यकीन नहीं है, ऐसे लोगों को जनता ही जवाब देगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी के इशारे पर होती है। आज जम्मू कश्मीर के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने फिर एयरफोर्स की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोगों ने तो बड़ी ही शर्मिंदगी भरी टिप्पणियां की हैं। ऐसे लोगों से मुझे एक ही बात कहनी है जो मैंने पहले भी कहा था, पूरी दुनिया भारत के साथ है। पूरी दुनिया भारत से कोई सवाल नहीं पूछती, लेकिन इन लोगों को एयरफोर्स की ताकत पर विश्वास नहीं है। इसने साफ साफ यह कहा है। बीजेपी की ओर से हमारा स्पष्ट कहना है, यह सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। अच्छा है वो पाकिस्तान में खूब दिखेंगे, लेकिन भारत राष्ट्र ऐसे महान देश का एक आईन भी तो होता है ना, उसकी एक क्षमता, प्रतिभा, उसका एक आदर होता है ना। क्या ये सेना को कब तक आप इस तरह का पॉलिटिक्स का केंद्र बनाएंगे अपनी छोटी सियासत के लिए? फारूक अब्दुल्ला बड़े पुराने नेता हैं, अनुभवी हैं। लंबे वक्त से मैं उन्हें देख रहा हूं। जब एनडीए में थे तो पाकिस्तान को रोज कोसते थे, नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते थे, लेकिन जब से बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, तब से फारूक बिल्कुल बदल गया। वो लगातार पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने की बात कहते रहे, बार बार कश्मीर में सेना के एक्शन पर सवाल उठाते रहे। क्योंकि फारूक सियासत करते हैं, नेता हैं, इसलिए उन्हें यह सब कहने का हक है जिससे उनकी पार्टी को फायदा होता हो। लेकिन फारूक जैसे बड़े नेता से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो हमारे देश की फौज पर यकीन न करके पाकिस्तान के दावों पर यकीन करें, हमारे देश के बहादुर जवानों के मोराल को कम करने की कोशिश करें। पाकिस्तान ने हमारे एयरक्राफ्ट को मार गिराया, उसका जिक्र करें, लेकिन हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया, उसकी बात ना करें। अरुण जेटली ने आपकी अदालत में ऐसे लोगों के लिए एक बात कही थी कि ऐसे सब लोगों को पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर पॉपुलैरिटी मिल सकती है, लेकिन यहां हमारी जनता के आक्रोश का उनको सामना करना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता हमारे जवानों की जांबाजी पर सवाल उठा रहे हैं, इसे सियासी मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन हमारी फौज, हमारे जवान कश्मीर में आतंकवादियों का खात्मा करने में लगे हैं, काउंटर टेरर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुलवामा अटैक के लिए हथियार और गाड़ी का इंतजाम करने वाले आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया। आज त्राल में हुए एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों में जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी भी शामिल है, जिसने 14 फरवरी को हुए पुलवामा आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग की थी। वो इसका मास्टरमाइंड था। जैश का टॉप कमांडर मुदस्सिर त्राल के पिंगलिश इलाके में छुपा हुआ था। कल रात से लेकर आज सुबह तक ये ऑपरेशन चला। इस एनकाउंटर में
मुदस्सिर और उसका पाकिस्तानी साथी खालिद मारा गया। मुदस्सिर 2017 से कश्मीर वैली में एक्टिव था। मुदस्सिर जैश के उस आतंकी आदिल अहमद डार के लगातार संपर्क में था जिसने सीआरपीएफ की बस को कार बम से उड़ा दिया था। इस हमले के लिए आदिल अहमद डार के लिए विस्फोटक और कार का इंतजाम मुदस्सिर ने ही किया था। वैसे आज इस काउंटर के पूरा होने के बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। फौज ने बताया कि पिछले 21 दिन में उनका प्राइम टारगेट जैश के आतंकी ही थे। इसमें कामयाबी मिली है। 3 हफ्ते में 18 आतंकियों को मार गिराया है। Last 21 days, we have been getting after the JEM and we have eliminated 18 terrorists so far in last 21 days. Out of them, 14 being from JEM and 6 of them their main commanders. And we have also eliminated JEM's second commander, Mudassir, who was active for more than a year now and was the main conspirator in the National Highway convoy attack on the CRPF convoy. Kamran, like I told you last time, was eliminated on 17th and 18th, and today we have eliminated Mudassir of Mandura village, Tral, a local terrorist. There was also a terrorist who has been eliminated by a code name Khalid of Pakistan, JEM. Out of the 18 terrorists killed so far, 8 are Pakistanis and 10 are the local terrorists, including 2 of LET and 2 of Hizbul Mujahideen. लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने फिर दोहराया कि कश्मीर में आर्मी अब ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी अख्तियार कर चुकी है। जब तक सभी आतंकवादियों का खात्मा नहीं हो जाता तब तक हमारी फौज चैन से नहीं बैठेगी। Our main emphasis after the 14th of February convoy attack was elimination of the JEM leadership, and we have been very successful in doing that in about 3 weeks' time ever since that time. The terrorists killed in yesterday's operation in Pinglish, it was on a specific intelligence of sources wherein we cordoned this house, and in an operation which lasted overnight and the day, these terrorists were eliminated. There was not a scratch on two armed forces. And I would like to assure once again that operations against the foreign terrorists and the JEM leadership will continue till we eliminate all of them. And we had gone very, very forcefully behind Jaish-e-Mohammed in the last 3 weeks. Aim was to eliminate them at the earliest so that they are not able to carry out any Pulwama-like attack again. जो बात लेफ्टिनेंट जनरल ने कही वही बात सीआरपीएफ की तरफ से भी दोहराई गई। आज सीआरपीएफ के आईजी जुल्फिकार हसन ने भी क्लियर कर दिया कि कश्मीर घाटी में जो भी शख्स बंदूक उठाएगा उसकी मौत निश्चित है। इस तरह के इनपुट्स है कि जैश फिर से इस तरह के हमले कर सकता है और इसके लिए क्या अलर्टनेस बढ़ा दी गई है? इनपुट्स के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, मगर हाँ कश्मीर वैली में आप जैसे ही जानते हैं कि यहाँ हर तरह का किसी भी तरह का हमला कभी भी हो सकता है, क्योंकि इतने एक माहौल है यहाँ पे अभी टेररिस्ट अटैक कुछ हुए हैं पीछे, तो हम लोग हर जो भी तरह का अटैक हो उसके लिए तैयार हैं। क्या टारगेट सिर्फ जैश को करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो भी आदमी बंदूक उठाएगा, जिस भी तंजीम का हो, चाहे लश्कर का हो, चाहे HM का हो, चाहे जैश का हो, उसको टारगेट करेंगे। हाँ, ये बात सही है, 14 फरवरी के बाद से अब तक जैश के साथ सबसे ज़्यादा इनकाउंटर्स हुए हैं, बट हम लोग के टारगेट सारे तंजीम हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी फौज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान किस बहादुरी के साथ जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करने में लगे हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, अपनी जान पर खेलकर वो ये काम कर रहे हैं और ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। पुलवामा अटैक को अंजाम देने वाले, इस हमले की साजिश करने वाले, ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाने वाले ज्यादातर दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। इसके बाद भी अगर विरोधी दलों के नेता हमारे जवानों के शौर्य पर सवाल उठाएंगे, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगेंगे, तो शायद देश की जनता उन्हें जवाब देगी। अब लौटते हैं इलेक्शन की खबरों पर। कल इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और आज तारीखों को लेकर सियासत शुरू हो गई।
क्योंकि 6 मई से रमजान का महीना शुरू होगा। 3 फेज की वोटिंग रमजान के इस महीने में होगी। इसको लेकर आज कुछ मौलवियों और विरोधी दलों के नेताओं ने सवाल पूछे, ऐतराज जताया। ऐतराज जताने वाले मौलानाओं की दलील है कि मई की गर्मी में रोजा रखने वालों को लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने में परेशानी होगी, इसलिए इलेक्शन कमीशन को वोटिंग की तारीख में फेरबदल करना चाहिए। वोटिंग डेट्स रमज़ान के मुबारक महीने में पड़ेंगी, जिससे कि मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश है कि इन डेट्स में तब्दीली करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलें और उनको रमज़ान में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसलिए ये डेट्स या रमज़ान से पहले रख ली जाएँ या ईद के बाद ये अभी इलेक्शन करवा लिया जाए तो बेहतर है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी ने चुनाव की तारीखों को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला किया। मौलाना रशीदी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने जानबूझकर इस तरह की तारीखों का ऐलान किया जिससे मुस्लिम डोमिनेंस वाले इलाकों में वोटिंग रमजान के दौरान हो। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी सरकार से मिलकर ये ऐलान किया है, क्योंकि कोई भी सरकार ये चाहती है कि मुझे वोटिंग का पूरा फ़ायदा हो। कभी कभी तो फ़ायदा होता है ज़्यादा मतदान करके, कभी फ़ायदा होता है कम मतदान करा के। तो सरकार ने ये सोचा है कि रमज़ान के अंदर जो भी वोटिंग होगी वो मुस्लिम वोट प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा, उससे उनको जाहिर बात है फ़ायदा होगा, दूसरी पार्टियों को नुकसान होगा उसका, इसलिए इन्होंने जानबूझकर ये किया है, उससे वोट प्रतिशत कम होगा। ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति है। तो ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं अपना विकास सबका विनाश की बात है। ममता बनर्जी की पार्टी ने भी रमजान के दौरान चुनाव कराने पर एतराज जताया। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि बीजेपी चाहती है मुस्लिम वोटर कम से कम वोट डालें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस समय रमजान है और ये 3 जगह जहां पर है, बिहार, यूपी और बंगाल, यहाँ पर माइनॉरिटी बहुत काफी हद तक रहते हैं और वो रोजा रख के इलेक्शन फेस कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़े परेशानी है। इसे इलेक्शन कमीशन को नज़र में रखना चाहिए था। जरूर बीजेपी चाहते हैं जो माइनॉरिटी वोट ना दे, मगर इलेक्शन कमीशन को इसको ध्यान में रखने से अच्छा होता। मगर हम इसके लिए चिंतित नहीं हैं, क्योंकि आदमी जो है वो एक साथ मिल के अभी जोट बन गए हैं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी सब मिल के जोट बन गए और वो इस बार कमिटेड है जो बीजेपी हटाओ देश बचाओ। रमजान के महीने में वोटिंग की तारीखों पर जो सवाल उठाए गए, इनका जवाब भी लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने दिया। कहा कि अभी होली और नवरात्र भी आने वाले हैं और फिर रमजान होगा और यह पहली बार नहीं है जब रमजान के दौरान वोटिंग होने वाली हो। रविशंकर प्रसाद ने कैराना के बाई इलेक्शन की याद दिलाई। कहा कि कैराना में चुनाव भी रमजान के दौरान हुआ था और इसमें बीजेपी हार गई थी। रमजान को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कार्यक्रम क्यों बनाया गया है। ऐसे नेताओं को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो रमजान रखते हैं, इबादत करते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको बहुत आपत्ति है। उस समय तो होली भी आ रही है, कुछ दिन बाद चैत की नवरात्रा भी आ रही है और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनको हम कहना चाहेंगे, पिछले साल कैराना का लोकसभा का उपचुनाव तो रमजान के महीने में हुआ था और वहां बीजेपी की हार हुई थी, वो लोग जीते थे। तो दर्जनों चुनाव त्योहार के समय होते हैं। हां, जिस दिन एग्जैक्ट त्योहार होता है उस दिन वोटिंग नहीं होती है, इसकी ध्यान रखा जाता है। तो ये जो लोगों ने सवाल उठाया है, ये उनकी हताशा है। आमतौर पर हर मुद्दे पर मोदी सरकार को कोसने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में बयानबाजी कर रहे मौलानाओं को आलोचना की। ओवैसी ने कहा कि रमजान में तो घर की महिलाओं को खाना भी नहीं बनाना पड़ता, इसलिए बेकार की बातें छोड़कर बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए। रमजान में इलेक्शन आने से मुसलमानों का जो ईमानी जज्बा होता है, जो रूहानी उनका जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन पोलिंग परसेंटेज बढ़कर होगा। इसको क्यों रमज़ान से जोड़ रहे हैं? अरे भाई, उस दिन तो बहुत अच्छी बात है, हमको ये लंच वंच ख़ास तौर से हमारे ख़वातीन को पकाने की ज़रूरत ही नहीं है।
घर में तो फ्री होंगे, सबके सब निकल के वोट डालेंगे, दबा के वोट डालेंगे, और अच्छा है, इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये तीसरी बात, आपको रमज़ान की इतनी फिक्र है, मुसलमानों की फिक्र है, तो भैया आप बताइए आपका रिकॉर्ड क्या है? आप रमज़ान को समझिए, रमज़ान का महीना क्या है? वो हमारे गुनाहों को ख़त्म करने का महीना है, और हम ये समझते हैं कि जब गुनाहों को ख़त्म करने का है तो बेहतरीन आप निकल के वोट डालिए ना। जो आपके लिए जो हुकूमत गलत काम किया है उसका आप डालिए, वोट डालिए, और इससे रमज़ान से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर हाल में रमज़ान में इलेक्शन होगा। तो ईसीआई क्या करेगा इसमें? तो गलत है। किसी स्टेट में रमज़ान से पहले इलेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे, किसी स्टेट में रमज़ान में होंगे, मगर इलेक्शन तो होगा रमज़ान में, उससे तो हम बच नहीं पाएंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने मौलानाओं और विरोधी दलों के नेताओं की तरफ से उठाए गए सवालों को खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रमज़ान के दौरान पूरे महीने के लिए इलेक्शन के प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव के शेड्यूल में मुख्य त्योहारों और शुक्रवार का ध्यान रखा गया है। वैसे इलेक्शन के दौरान नवरात्र भी होंगे। नवरात्रि के दौरान नरेंद्र मोदी 9 दिन का व्रत रखते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं। पिछली बार मुझे याद है जब 2014 में इलेक्शन चल रहा था और नरेंद्र मोदी आपकी अदालत में आए थे, उस वक्त नवरात्र चल रहे थे, मोदी का व्रत था, लेकिन पूरे दिन की कैंपेन के बाद भी उनके जोश में और एनर्जी में कोई कमी नहीं आई। जब मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री के तौर पर, उस वक्त भी नवरात्र के व्रत चल रहे थे। इसलिए कह सकते हैं कि आस्था निजी मामला हो सकता है, लेकिन आस्था अपनी जगह है और काम अपनी जगह। इसलिए नवरात्रि का व्रत रखिए, कोई बात नहीं, रोजे रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन वोटिंग हर देशवासी का कर्तव्य है। वोट डालकर अपने इस कर्तव्य को जरूर निभाना चाहिए। ममता बनर्जी की पार्टी रमजान के दौरान वोटिंग के साथ साथ पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में वोटिंग का विरोध भी कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज इलेक्शन कमीशन के सामने ऑफिशियली विरोध दर्ज किया गया। कोलकाता में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पश्चिम बंगाल के उपाध्याय और टीएमसी नेता सुब्रतो बख्शी ने आपत्ति जताई। टीएमसी की तरफ से कहा गया कि एक ही जिले में 2 दिन वोटिंग कैसे हो सकती है? जानबूझकर लोगों को बांटने का काम किया गया है। शाम को खुद ममता बनर्जी सामने आई, उन्होंने आरोप लगाया कि 7 फेज में चुनाव कराने के लिए बीजेपी ने साजिश की, लेकिन बीजेपी को चुनाव में जोरदार जवाब मिलेगा। In what they have done, the BJP party. I'm not saying against the election commission. Please don't quote me about the election commission. Again, I repeat, it is a BJP planning to disturb Bengal. But I am very happy they will get the repeating reply. We will get out of 42 the 42. लेकिन इसके बाद ममता बनर्जी जो कहा वो काफी चौंकाने वाला था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास इंफॉर्मेशन ये है कि मोदी सरकार एक और नई सर्जिकल स्ट्राइक करवा सकती है, एक और ऑपरेशन करवा सकती है, इसलिए चुनावों को 2 महीने तक खींचा गया। इतना डिले इसीलिए किया गया। Again, I repeat, I have got some information from senior journalists. So some journalists, they have given me the information that they are planning to do another strike. What strike I will not say. Another strike in the name of so-called in the month of April. That's why this continues up to 19th May. लंबे वक्त तक ममता के साथ काम कर चुके बीजेपी के सीनियर लीडर मुकुल रॉय ने इस मुद्दे पर ममता को जवाब दिया। मुकुल रॉय ने कहा कि वो तो चाहते हैं पश्चिम बंगाल में 7 नहीं बल्कि 9 फेज में वोटिंग हो, क्योंकि ममता के राज में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। ये बंगाल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है उसमें क्या है, बंगाल में निरपेक्ष निर्वाचन करने के लिए 7 के 9 दफे होने से अच्छा होता है। वो 7 दफे हुआ है। बंगाल में 2016 में विधानसभा निर्वाचन भी 6 दफे हुआ है। 2014 में लोकसभा 5 दफे हुआ है। बंगाल का सिनारियो जो है ये पुलिस स्टेट है, इसलिए ये सिनारियो 9 दफे होने चाहिए और 7 दफे हो रहा है। हम लोग चाहता है बंगाल का जो पुलिस लोग है वो लोग को हटा दीजिए। निरपेक्ष निर्वाचन करने के लिए बंगाल का पुलिस के दूर रखना चाहिए, सिर्फ 100 मीटर नहीं, उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लोग को रखना चलेगा नहीं। इससे बंगाल का कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है। टीएमसी के लोग बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि तमिलनाडु में एक ही फेज में हो जा रहा है, यूपी से आधी सीटें हैं बंगाल में, लेकिन दोनों में 7-7 जगह हो रहा है। ये क्या हुआ है, बंगाल मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, एक आदमी का मौत हुआ नहीं।
राजस्थान में चुनाव हुआ, एक आदमी का मौत हुआ नहीं। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, एक आदमी का मौत नहीं हुआ। और बंगाल में जो सिविक पोल हुआ ना, उस सिविक पोल में 34% आसन में कोई नॉमिनेट नामांकन करने नहीं सका और उसके बाद 100 आदमी का मौत हुआ। वो बंगाल का ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बात बीजेपी ने कही वही बात सीपीएम ने भी दोहराई। सीपीएम की तरफ से कहा गया कि पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी के गुंडे विरोधी दलों के सपोर्टर्स को घर से नहीं निकलने देते, वोट डालने से रोकते हैं। पंचायत चुनाव इसका बड़ा उदाहरण है, सबूत है। अगर और ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉय नहीं की गई तो इस बार भी लोग वोट देने नहीं आएंगे। ये बात तो स्पष्ट है कि पंचायत चुनाव के दौरान जब राज्य सरकार राज्य पुलिस को इस्तेमाल करके चुनाव को संगठित कर रहे थे, उस दरमियान 35% सीट बिना प्रतिद्वंदिता का तृणमूल कांग्रेस ने जीत के और उसके बाद अगर आप आंकड़े देखें तो 32 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बाएं महाज के लोगों का हत्या की गई थी पंचायत चुनाव के दौरान। तो इस परिस्थिति का जो बयान है, जो पिछले चुनाव जो पश्चिम बंगाल ने सामने आए थे, उसी से ये स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पर जो पुलिस और गुंडा जो वही एक हो गई है। हम लोग पश्चिम बंगाल में ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति से कतई खुश नहीं है और इसमें जिस तरीके से चुनाव को अगर सख्ती से, अगर सुरक्षा के दायरे से अगर नहीं इंतजाम तैयार की गई तो पंचायत चुनाव में जैसे वोट नहीं हुए थे उसी तरीके से लोकसभा में भी वोट नहीं होंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने बीच की लाइन दी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा ये तो सही है कि राज्य में हालात खराब हैं, लेकिन ये भी कहा अगर 2 महीने के बजाय थोड़ा जल्दी चुनाव खत्म हो जाते तो बेहतर होता। पश्चिम बंगाल में जो 7 चरणों का चुनाव है, यह दर्शाता है जो यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है। और इसके पहले काफ़ी सारे चुनावों में देखा गया है जो सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए तो उन्होंने जबरदस्ती की। तो इसीलिए शायद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया होगा। पर हम यह भी कहना चाहेंगे जो 2 महीने तक का चुनाव ये काफ़ी लंबा खींचेगा और रोज़मर्रा की जो जिंदगी है इसके ऊपर भी बहुत ही विरूप प्रभाव पड़ेगा। किंतु लोकतंत्र को बचाने के लिए और सबका वोटाधिकार का जो अधिकार है उसको सुनिश्चित करने के लिए यदि इलेक्शन कमीशन ने यह निर्णय लिया है तो वो स्वागत है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी। इस बात को आप भूल नहीं सकते। उम्मीदवारों को नॉमिनेशन फाइल करने से रोका गया था। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अदालत जाकर ऑर्डर लाना पड़ा था। बीजेपी के जो नेता पंचायत का चुनाव जीत गए उनमें से सैकड़ों नेता ऐसे हैं जो आज भी अपने घर नहीं जा पाए। 1 साल से झारखंड में अपने रिश्तेदारों के घर रह रहे हैं चुनाव जीतने के बाद। इसलिए अगर कई फेज में चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग लोगों को सुरक्षा देता है, लोगों को विश्वास देता है कि वो खुलकर अपना वोट डाल सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ममता बनर्जी की पार्टी इसका विरोध करती है तो यह माना जाएगा कि विरोधी दल जो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं। आज शरद पवार ने ऐलान किया कि वो अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये उन्होंने पासा पलटा है। हालांकि वो पिछली बार भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे। पवार की परंपरागत सीट बारामती से उनकी बेटी सुप्रिया सुले एमपी हैं, लेकिन शरद पवार ने कहा था कि इस बार वो माढ़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज उन्होंने अचानक चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। माढ़ा सीट एनसीपी का गढ़ माना जाती है। 2009 में शरद पवार यहां से एमपी रह चुके हैं। 2014 में मोदी लहर के बावजूद एनसीपी के विजय मोहिते पाटिल जीते थे। माना जाता है कि इस सीट से अब पार्थ पवार चुनाव लड़ेंगे। पार्थ शरद पवार के भतीजे अजित पवार के बेटे हैं। शरद पवार ने कहा कि उनके परिवार के 2 मेंबर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया। मैंने यही कहा ना कि आपको वे मेरे परिवार में 1-2 सदस्य मेरे परिवार के चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हमारे सब परिवार के सदस्य को लगा कि किसी ने तो रोकना थे। मैंने सोचा कि मैं खुद 14 बार चुनकर आया हूँ, अभी कभी सोचना चाहिए, तो ये मुझे समय उचित लगा। लेकिन महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही।
उन्होंने कहा कि शरद पवार अगर चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है पवार ने हवा का रुख पहचान लिया है। शरद पवार जी ने महड़ा से अपना नाम पीछे लिया है और न लड़ने का जो फैसला किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और हमारे मित्र पक्षों की एक बड़ी विजय है। आज जिस प्रकार से देश में और महाराष्ट्र में माननीय मोदी जी की लहर दिखाई पड़ती है, मुझे याद है एक बार सभा में मोदी जी ने कहा था कि शरद पवार जी हवा का रुख भाप लेते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हवा का रुख उन्होंने भापा है और इसलिए उन्होंने न लड़ने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्षों की विजय है। ये बात तो सही है कि शरद पवार देश की राजनीति में सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। थोड़े दिन पहले जब लगता था कि बीजेपी को शायद पूरा बहुमत न मिले, मिलीजुली सरकार बन जाए, शरद पवार का भी चांस हो सकता है, तो चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान कर चुके शरद पवार ने ऐलान किया था कि वो एक बार फिर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री बनने की उनकी हसरत तो बाकी है। उन्होंने अपनी सीट भी डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन आज जब उन्होंने फिर से फैसला बदला और कहा कि अब वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो लोगों को लगा कि मोदी सरकार के पक्ष में हवा का रुख फिर बदल गया है और शरद पवार ने इसे एक बार फिर पहचान लिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गुजरात में कांग्रेस को रोज झटके लग रहे हैं। कल गुजरात में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होनी है, लेकिन आज फिर कांग्रेस के एक एमएलए ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के विधायक वल्लभ धारविया ने असेंबली की मेंबरशिप से इस्तीफा भी दे दिया। वल्लभ धारविया ने कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। धारविया जामनगर ग्रामीण क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। पिछले 4 दिन में कांग्रेस के 3 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। 8 मार्च को पुरुषोत्तम सांवरिया ने विधानसभा की मेंबरशिप छोड़ी थी। आज पुरुषोत्तम सांवरिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 8 मार्च को ही 4 बार के विधायक जवाहर चावड़ा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। गुजरात में जो कुछ हो रहा है, इसकी ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता निर्णय के पास है। निर्णय, कल कांग्रेस की गुजरात में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होनी है। काफी हाइप उसके लिए किया गया और ऐसे वक्त में कांग्रेस के 4 विधायक पार्टी छोड़ दे, बीजेपी ज्वाइन कर ले, क्या अर्थ है इसका? देखिए, यही बात जो है ये बीजेपी दिखाना चाह रही थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह यहाँ पे बिखरी हुई है। गुजरात के अंदर राहुल गांधी आकर के नरेंद्र मोदी को ललकारने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सब एक साथ होंगे। पहली बार 58 साल बाद यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है। इसको काफ़ी बड़ा इवेंट एक बनाया जा रहा था, काफ़ी हाइप किया गया था इसको, और इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को उन्हीं के गढ़ में ललकारा जाएगा इन नेताओं द्वारा, कांग्रेस द्वारा, और यह दिखाया जाएगा कि कितना ऊंचा मनोबल है इस वक्त पार्टी का। लेकिन ठीक उसके विपरीत यहाँ पे आप देखिए पिछले 1 हफ्ते में जो घटनाक्रम हुआ है, गुजरात कांग्रेस के जो चुने हुए एमएलएज हैं, और खासतौर पे वो एमएलएज जिनका गोत्र कांग्रेसी है, प्योर कांग्रेसी गोत्र है जिनका, वो छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और रीजन ये दिखाया जा रहा है कि पार्टी का जो नेतृत्व है स्टेट में वो इनएफिशिएंट है और उससे नाराजगी है, इसकी वजह से छोड़ के जा रहे हैं लोग। और इसका साफ अर्थ यह दिखता है कि कांग्रेस को एक तरह से बड़ा एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है अपनी सीडब्ल्यूसी के ठीक 1 दिन पहले भी। आप देखिए जो सिलसिला है एमएलएज का, वो जाने का थमा नहीं है। आज जब राजीव सातव से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी काफ़ी गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 2017 के चुनावों से पहले भी करीब 17 एमएलए छोड़ के चले गए थे, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सारे लेम एक्सक्यूजेस माने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस इस वक्त भी अपना घर संभालने में जुटी हुई है यहाँ पे, ताकि उसे और एम्बैरेसमेंट फेस ना करना पड़े। जी, निर्णय आपने बिल्कुल ठीक कहा, कांग्रेस अपना घर बचाने में लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यह बात सही है कि गुजरात के असेंबली इलेक्शन में 25 साल बाद कांग्रेस ने बीजेपी को अच्छी फाइट दी थी और इसके बाद कांग्रेस के नेता जोश में थे। राहुल गांधी ने इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले 58 साल के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग गुजरात में रखी थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के एमएलएज लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, उसके बाद तो लगता है कि अब राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव की रणनीति के बजाय इस बात की रणनीति बनानी पड़ेगी कि कांग्रेस के विधायकों को पार्टी छोड़ने से कैसे रोका जाए।
और अब आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, और ये अच्छी खबर श्रीनगर से आई है। कश्मीर में 3 महीने के बाद आज बच्चों के स्कूल दोबारा खुले। 3 महीने के बाद बच्चे स्कूल पहुंचे। कश्मीर में स्ट्राइक्स, बंद और प्रोटेस्ट की वजह से भी सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर होता है। बच्चों की एजुकेशन का काफी नुकसान होता है। इसीलिए आज स्टूडेंट्स ने कहा काफी दिन बाद स्कूल आकर वो बहुत खुश हैं। अब यही दुआ करेंगे कि अब कोई गड़बड़ ना हो, उनके स्कूल इसी तरह खुले रहें, क्लासेस चलती रहें। अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे तो। कश्मीर में टर्मोइल की वजह से हम लोग काफ़ी टाइम हमारी एजुकेशन भी इफेक्ट होती है, बट अब काफ़ी टाइम बाद स्कूल खुल रहा है, हम सब बहुत खुश हैं। अच्छी बात है, स्कूल्स खुल रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी स्कूल्स खुले। मैं प्रे करता हूँ क्योंकि यहाँ पे कभी भी वो बंद हो जाता है स्ट्राइक्स की वजह से, इसीलिए हमारी एजुकेशन पे भी असर पड़ता है। इसलिए हम प्रे करते हैं कि नहीं होनी चाहिए ज़्यादा स्ट्राइक्स। इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमने फेस की, मतलब प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी आज हम यहाँ खड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। अपनी फ्रेंड्स से मिले, टीचर से इंटरेक्ट किया, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ हम बहुत हैप्पी, खुश फील करते हैं। काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें जो हमें सीखने को मिलती हैं, जो हम घर पे बैठते हैं उतनी चीज़ें हमें सीखने को नहीं मिलती हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं जो हमारा विंटर काफ़ी हार्श रहा, स्ट्राइक्स भी होती हैं, कुछ होता है, तो उसकी वजह से हम जो कश्मीर का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाता है। श्रीनगर के बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन बॉर्डर एरिया में रहने वाले बच्चे दहशत में हैं। इन बच्चों के स्कूल आज खुल तो गए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलाबारी की वजह से बच्चों को घरों में रहना पड़ा। कुछ बच्चों ने बताया कि हैवी शेलिंग की वजह से उनकी ड्रेस और किताबें बच नहीं पाई, बर्बाद हो गई। बच्चों ने कहा आज वो स्कूल इसलिए नहीं गए क्योंकि उनकी ड्रेस भी नहीं बची। आज स्कूल का फर्स्ट डे था। हमेशा स्कूल के फर्स्ट डे पर मैं स्कूल होता था और आज मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि ये सीज फायर वायलेशन की वजह से मेरी यूनिफॉर्म ही नहीं बची। मेरे शर्ट पैंट जो सब कुछ था सब खत्म हो गया। रात को 12 बजे फायरिंग होने लगी, हम सब एक रूम में इकट्ठा हो गए। फिर रात को 1-2 बजे यहाँ आके तोफ लगी और उसके सब स्प्लेंडर अंदर आ गए, शीशे सब टूट के। फिर हमें रात को 2 बजे यहाँ नीचे थाने में जाना पड़ा। उसकी वजह से बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि हमें बैंकर्स प्रोवाइड किए जाएँ। ये देखिए बुक्स, हमारे कपड़े, मॉडल्स बनाया था साइंस की यहाँ पे, वो भी स्कूल की तरफ से वो मॉडल्स की भी हालत बड़ी बुरी हो गई। पाकिस्तान के इस सीज फायर वायलेशन से लोग भी परेशान हैं। उनका कहना है कि शेलिंग से बचने के लिए सरकार को और बंकरों का इंतजाम करना चाहिए। पाकिस्तान की बार बार सीज फायर वायलेशन की वजह से हमारा जो इतना भी नुकसान हो रहा है घरों में, मतलब उनके शेल डायरेक्ट हमारे घरों पे आकर गिरते हैं। ना हमारे पास कोई बैंकर है, ना कोई फैसिलिटी है। लिहाजा हम पाकिस्तान को बार बार इस बात के लिए रोकते हैं और कहते हैं कि आप खुदारा हम पे जुल्म मत कीजिए, हमारा नुकसान हो रहा है, हम नाते लोग मारे जा रहे हैं। अभी आपने देखा बच्चों की किताबें तक यहाँ पे घरों में तबाह हो गई। शेलिंग के स्प्लेंडर जो है वो लगते हैं जाकर, मतलब घरों के अंदर, घरों का बहुत नुकसान हो रहा है और हम लोगों का नुकसान हो रहा है। हम माल मवेशी रखने वाले लोग हैं, पहाड़ों के लोग हैं, बॉर्डर के लोग हैं, हम निकल नहीं सकते हैं अपने घरों को छोड़कर। लिहाजा हम यही चाहते हैं, पाकिस्तान को यही संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी ये गुंडागर्दी बंद करे, ये बार बार की सीज फायर वायलेशंस को बंद करे। पाकिस्तान भारत को दुश्मन मानता है, लेकिन हमारे जवानों का सामना तो नहीं कर पाता, इसलिए गांव वालों को निशाना बनाया जाता है। आम लोगों को घरों पर बम फेंकने का काम पाकिस्तान की तरफ से होता है। बच्चों की किताबें और ड्रेस इससे जल गई हैं। ये अमानवीय है। पाकिस्तान की हरकत इंसानियत के खिलाफ है। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा को मिनिस्टर रैंक दिए जाने में चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने एक गड़बड़ कर दी। गलती क्या हुई? मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार ने कैसी गलती कर दी जिसकी खूब चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव के शेड्यूल के ऐलान के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। कल इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कई बड़े फैसले किए। इन्हीं में से एक फैसला था कंप्यूटर बाबा के नाम से मशहूर श्री नामदेव दास को मां नर्मदा, मां शिप्रा और मां मंदाकिनी नदी न्यास का अध्यक्ष बनाना। कंप्यूटर बाबा के अपॉइंटमेंट के लिए कमलनाथ की सरकार ने जल्दबाजी में आदेश दिया। जल्दबाजी में जारी किए गए इस लेटर में अपॉइंटमेंट की जो तारीख लिखी गई वो 1 साल पहले की है। लेटर में अपॉइंटमेंट की डेट 8 मार्च 2018 की लिखी है, जबकि उनकी सरकार 4 महीने पहले बनी थी। अब एक नजर उन खबरों पर जो कल सुर्खियों में रहेगी। कल अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद राहुल गांधी गांधीनगर में एक रैली को एड्रेस करेंगे।
ममता बनर्जी कल लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव पर चर्चा के लिए एक मीटिंग करेंगे। आज की बात में इतना ही।